प्रिय विद्यार्थियों, आज एमकॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट में अपन बात करेंगे मार्केटिंग कंसेप्ट की या विपणन अवधारणा की। देखिए, लास्ट टर्म पर अपन ने विपणन यानी मार्केटिंग का अर्थ देखा था, इसकी थोड़ी बहुत विशेषताओं का अपन अध्ययन किया था। उसी के संदर्भ में उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन विपणन विचारधारा की बात करेंगे। देखिए, विपणन विचारधारा की बात करें उससे पहले आपको विचारधारा क्या होती है या कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। देखिए, जहाँ तक विचारधारा की बात है तो विचारधारा का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु के संबंध में या किसी भी कार्य के संबंध में या किसी भी व्यक्ति के संबंध में वो विचार या धारणा या एक छवि, एक पिक्चर जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है और उसी से वो उसको जज करता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसी से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये व्यक्ति सही है, अच्छा है या बुरा है, ये कार्य अच्छा है या बुरा है, ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है, यानी आपने जो भी धारणा या छवि बना रखी है वो सही हो। वो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन वो एक तरह से आपका नज़रिया है, आपका परसेप्शन है कि आप उस वस्तु को, उस कार्य को, उस व्यक्ति को किस रूप में देखते हैं। तो जब अपन विपणन विचारधारा की बात करते हैं तो इसका भी सीधा सा मतलब ये हो गया कि विपणन को हमने किस रूप में देखा, विपणन को हम किस रूप में मानते हैं कि साहब विपणन है क्या चीज़। यही जो है वो मार्केटिंग का कंसेप्ट है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट या मार्केटिंग जो है, देखिए, मूल रूप से ये अमेरिका से आरंभ होती है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही मार्केटिंग कंसेप्ट पर व्यापक विस्तृत प्रभाव पड़ा है। तो यदि हम विपणन का जो कंसेप्ट है उसको स्टेजेस में बांट कर देखें तो ब्रॉडली या प्रमुख रूप से हम 4 स्टेजेस में इसका अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज तो आती है 1900 के आसपास से आरंभ हम मानते हैं। 1900 से लेकर 1930 का टाइम, यानी 30-35 साल का जो काल है, उसमें देखिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित थी और वहाँ पर वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो कमी होने की वजह से क्या था कि सारा एम्फेसिस, जैसे भी उद्योग धंधे थे, उनका सारा एम्फेसिस जो था वो उत्पादन पर था, प्रोडक्शन पर था। क्योंकि उत्पादन जो था वो नहीं हो रहा था, उत्पादन करना जो था वो एक प्रमुख चुनौती थी। तो इसलिए प्रोडक्शन कैसे हो, किस तरह से हम प्रोडक्शन करें, सारी एम्फेसिस, सारा ध्यान हमारा इसी बात पर केंद्रित था। तो उसका असर ये हुआ कि इस 30-35 साल के काल में हमने प्रोडक्शन करने का प्रयास किया, प्रोडक्शन के साधन हमने ढूंढने की कोशिश की। तो उसका असर ये हुआ कि मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ यहाँ पर थी ही नहीं। यानी मार्केटिंग का मतलब सिर्फ हम इसी रूप में देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन होएगा तो फिर आगे की कार्यवाही होगी। तो ये 30-35 साल का जो काल है ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड था। अब देखिए सेकंड स्टेज की हम शुरुआत मानते हैं 1930 से लेकर 1950-55 के आसपास का, ये 20-25 वर्ष का काल जो है ये सेकंड स्टेज में आता है। देखिए, सेकंड स्टेज तक आते आते प्रोडक्शन जो था वो कोई समस्या नहीं रहा, क्योंकि प्रोडक्शन होने लग गया, मशीनें आ गई, प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर होने लगा। लोग बाग जो हैं वो उद्योग धंधे में पैसा लगाने लगे, मशीनें आने लगी, श्रमिकों से प्रोडक्शन होने लगा। तो कुल मिलाकर प्रोडक्शन जो था वो कोई अब समस्या नहीं रही। तो अब स्टेज क्या आई कि इस प्रोडक्शन को हम कहाँ और कैसे बेचें।
क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उसको बेचना एक प्रमुख चुनौती हो जाता है। तो प्रोडक्शन से हमारा ध्यान शिफ्ट होकर किस पर आ गया, सेल्स पर आ गया। तो ये जो 20-25 साल का पीरियड है, काल है, ये सेल्स ओरिएंटेटेड रहा। सेल्स ओरिएंटेटेड का मतलब यह है कि सारे उद्योग धंधों का एम्फेसिस, उनका जोर इस बात पर था कि कैसे हम माल बेचें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिक्री हो, सेल्स हो, और इसी मापदंड के आधार पर ये निर्धारित किया जाने लगा कि ये उपक्रम व्यवसाय सफल है या नहीं। जिसकी बिक्री ज़्यादा है वो सफल है, और जिसकी बिक्री कम है वो असफल है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ी विपणन की, क्योंकि देखिए विपणन में ही अपन ने देखा है कि हम वस्तु को बेचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहीं से एडवर्टाइजिंग आरंभ हो गई। यहीं से हम माल बेचने के कुछ तरीके खोजने लगे, ढूंढने लगे। तो ये काल, जैसे फर्स्ट स्टेज अपन ने देखी प्रोडक्शन ओरिएंटेटेड स्टेज रही, सेकंड स्टेज जो है वो सेल्स ओरिएंटेटेड स्टेज रही। पहले में बनाना चुनौती था और दूसरे में बेचना चुनौती था। अब देखिए फिर 50-55 के बाद से आप आ जाइए थर्ड स्टेज में, और ये स्टेज 1980-85 के आसपास तक चली। देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों में केवल संस्था की बात हो रही है कि संस्था कैसे माल बनाए, संस्था कैसे माल बेचे, लेकिन ग्राहक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यानी ग्राहक नाम की चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने कस्टमर पर अब तक ध्यान दिया ही नहीं। हम सिर्फ संस्था की बात सोचते रहे। और इस स्टेज में आकर चूँकि कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, कंपटीशन जब ज़्यादा होने लगा तो माल बेचना एक चुनौती साबित होने लगा। तो माल कैसे बेचें, संस्थाओं को दिक्कत आने लगी। तो जब संस्थाओं को माल बेचने में दिक्कत आने लगी तो अब उनका एम्फेसिस जो है वो ग्राहक पर जाने लगा कि भाई ग्राहक माल क्यों नहीं खरीद रहा, या ग्राहक हमारी ओर क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए संस्थाओं ने क्या किया, ग्राहक को अप्रोच किया। संस्थाएं ग्राहकों तक पहुंची, ग्राहकों की रुचियां, उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी प्रायोरिटीज, इन सब को उन्होंने जानने की कोशिश की, और उसके हिसाब से संस्था ने अपनी वस्तुएं तैयार करी। देखिए सेकंड स्टेज तक तो क्या था कि संस्था जो बना रही है वही बेच रही है, यानी ग्राहक के सामने कोई विकल्प नहीं है। संस्था अपनी मनमर्जी से माल बना रही है, उसको बेच रही है। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या हो गया कि माल का स्वरूप इस रूप में बदलने लगा कि जैसा ग्राहक चाहता है उसके अनुरूप हमने प्रोडक्शन आरंभ किया। तो इसलिए हमने माल बेचने से पहले ग्राहकों से संपर्क किया, उनकी इच्छाएं जानी, उसके अनुसार हमने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की कोशिश की। तो इस काल में क्या हुआ कि विविधताएं आने लगी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन उसमें डाइवर्सिटी, विविधताएं बहुत आने लगी। एक ही उत्पाद के आपको कई स्वरूप देखने को मिले, क्योंकि कोई ग्राहक जो है अलग प्रकार का माल चाहता है, अलग फीचर्स चाहता है, अलग सुविधाएं चाहता है। तो रंग रूप आपको ज़्यादा देखने को मिले, वस्तुओं की बनावट में विभिन्नताएं ज़्यादा आपको देखने को मिली। यानी आपको एक ही प्रकार के प्रोडक्ट में बहुत सी चीज़ें, बहुत प्रकार उसके देखने को मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पेन को लीजिए आप, तो सेकंड स्टेज तक तो एक ही तरह का मान लीजिए पेन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेन की बनावट अलग हो गई, उसका रंग रूप अलग हो गया। बाज़ार में अगर मान लीजिए 2 रुपये का पेन भी अवेलेबल है तो 100 रुपये का भी है, 200 रुपये का भी है। क्यों? क्योंकि किसी ग्राहक की रिक्वायरमेंट सस्ते की है, किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी की है, किसी की रिक्वायरमेंट जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी की है। तो ग्राहकों की इच्छाओं, अपेक्षाओं के अनुसार माल तैयार होने लगा। तो ये जो था, इसमें हमारा सारा एम्फेसिस जो था वो कस्टमर ओरिएंटेटेड था, यानी हमने ग्राहकों को इम्पोर्टेंस दी, महत्व दी।
महत्व देने की हमारी मजबूरी, संस्था की मजबूरी ये थी कि कंपटीशन का उनको सामना करना था। देखिए, ग्राहकों की इम्पोर्टेंस संस्थाओं ने ऐसे ही नहीं समझी, वो इम्पोर्टेंस उसने इसलिए समझी क्योंकि उनका सर्वाइवल जो था, संस्थाओं का सर्वाइवल कठिन होता जा रहा था। कठिन हो रहा था इसलिए आपने ग्राहक के संबंध में ये कहा कि कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर को इम्पोर्टेंस देना, ये सब थर्ड स्टेज में आया। अब देखिए 1980-85 के बाद से और इसमें एक रिफाइंड स्वरूप आया, इसका एक सुधरा हुआ स्वरूप आया, जिसमें क्या हुआ कि सोशल यानी समाज पर भी हमारा ध्यान जाने लगा। क्योंकि देखिए पहली दो स्टेज केवल संस्था की बात कर रही है, थर्ड स्टेज जो है ये ग्राहकों की बात भी इसमें शामिल कर रही है, लेकिन फोर्थ स्टेज ये कहती है कि केवल ग्राहक और केवल संस्था से काम नहीं चलता है। जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज से आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, उसके भी कुछ इंटरेस्ट हैं, उसकी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं। आप उनको नज़रअंदाज करके अपना बिजनेस लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो सोशल मार्केटिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपने हितों की भी रक्षा कीजिए, ग्राहकों के हितों की भी रक्षा कीजिए, प्लस समाज को भी आप कंट्रीब्यूट कीजिए, यानी सामाजिक हितों की भी आप रक्षा कीजिए। तो एक तरह से ये जो थर्ड विचारधारा है, उसी में एक डायमेंशन सोसाइटी का इसमें और जुड़ जाता है, यानी ग्राहक और समाज दोनों के दीर्घकालीन हितों की रक्षा करना, ये सोशल मार्केटिंग है। तो सोशल मार्केटिंग में फिर क्या चीज़ें शामिल हुई कि देखिए समाज में जो जो कठिनाइयाँ हैं या समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनको सुधारने के लिए या उनके इम्प्रूवमेंट में आप क्या योगदान कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप समाज को क्या दे रहे हैं। समाज में आपकी वजह से मान लीजिए अगर पर्यावरण दूषित हो रहा है उद्योग धंधों, कल कारखानों की वजह से, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्यावरण को सुधारने में आप कोई हेल्प करें। आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि समाज पर उसका खतरा कम से कम हो। खुद के लाभ के लिए आप प्रोडक्ट बनाएं और समाज उसको भुगते, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसी तरह से आप कितने संसाधनों को काम में ले रहे हैं, क्योंकि संसाधन ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड हैं, आप जैसे चाहें जिस तरह से चाहें संसाधनों को काम में लेते रहें। तो आप अपने लाभ के लिए कई संसाधनों का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, उसको समाज के हित में आप उसको काम में लें। फिर पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है जो एक विकट समस्या है, तो इसको रोकने की दृष्टि से या इसको संतुलित करने की दृष्टि से आपका क्या योगदान हो सकता है, लिटरेसी के संबंध में आपका क्या योगदान हो सकता है। यानी जो समाज की प्रमुख चुनौतियां हैं, समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए भी हम व्यवसाय की ओर देखते हैं। तो व्यवसाय जो है केवल खुद और केवल अपने ग्राहक तक ही स्वार्थी नहीं बना रहे, बल्कि सामाजिक हितों को भी वो ध्यान में रखे और उनको भी साथ में लेकर चले, जिससे कि समाज का भी कल्याण हो और ग्राहक को भी संतुष्टि मिले और उसके माध्यम से संस्था अपने हितों को पूरा करे। ये सोशल मार्केटिंग का कंसेप्ट है। तो इस तरह से ये मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो 3 से 4 स्टेजेस में अपन ने देखा।